Hello students, this is Tanu Malik from English class. Today our poem is Amanda, written by Robin Klein. So let's start. Let's read about the poet Robin Klein. Robin Klein is an Australian author who wrote a lot of books especially for children. And main thing is she has written a number of fictions. Now what is a fiction? Fiction are imaginary stories which are invented, not real. First stanza, here we read about the mother's instructions. इस पूरी पोम में एक स्टेंजा मदर की इंस्ट्रक्शंस का आएगा और नेक्स्ट स्टेंजा आएगा कि अमेंडा का क्या रिएक्शन है. सो दिस इज द स्टेंजा जहां पे मदर की इंस्ट्रक्शंस है. लेट्स रीड. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. सो हमें टोन से भी पता चल रहा है कि दीज आर इंस्ट्रक्शंस. अ मदर इज गाइडिंग हर चाइल्ड टू सिट इन प्रॉपर वे. अमेंडा's मदर सेज डोंट बाइट योर नेल्स. अमेंडा नाखूनों को मुंह में मत डालो. डोंट हंच योर शोल्डर्स. अमेंडा झुक के मत बैठो. सिट स्ट्रेट. हंच मीन्स जब हम आगे की तरफ बेंडिंग पोजीशन में बैठते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. स्टडी टाइम या फ़ोन देखते टाइम हमारी पोजीशन ये होती है एंड फॉर दिस पोजीशन हमारे पेरेंट्स बहुत ही परेशान हो जाते हैं. सो दे गाइड अस. Stop that slouching and sit up straight. Slouching means sitting in a relaxed position. Now it could be जब आप कुछ सोच रहे हो या टीवी देख रहे हो तो उस टाइम आप बहुत रिलैक्स पोजीशन में बैठे हो. बट अमेंडा's मदर इज गाइडिंग हर टू बी वेरी एक्टिव एंड टू इम्प्रूव हर पोस्चर. तो इस स्टैंजा से हमें पता चल रहा है कि अमेंडा's मदर इज गिविंग हर कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शंस, continuously nagging her. Next stanza is about Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Now, when Amanda's mother is giving her instructions to sit properly, to be active, Amanda is lost in her imaginations. She is lost in her imaginary world. वो अपने आप को इमेजिन करती है एक छोटे से आइलैंड में. There is a languid emerald sea means languid means calm, peaceful. वो अपने आप को एक पीसफुल जहाँ पर ग्रीन सी हो, एक ऐसा आइलैंड जो बहुत ही पीसफुल है और आसपास हरे रंग का समुद्र है. Where the sole inhabitant is me. और वो इमेजिन करती है कि वहाँ पर उसे रोकने या टोकने वाला और कोई ना हो, सिर्फ वही हो. Only inhabitant. यू कैन सी इन द पिक्चर शी इमेजिन हर सेल्फ कि सिर्फ वही उस आइलैंड पे हो और जो वो चाहे वो कर सके. अ मर्मेड. मर्मेड होती है जलपरी विच इज़ एन इमेजिनरी क्रिएचर. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग. नाउ शी इमेजिन्स हर सेल्फ एज अ मर्मेड. वो अपने आप को एक जलपरी की तरह इमेजिन करती है और वो चाहती है कि उसे टोकने वाला कोई ना हो और वो जहाँ चाहे वो मज़े से कहीं भी घूम सके. सो दिस इज़ हर इमेजिनेशन. अब अमेंडा जो है वो इस इमेजिनेशन में खोई हुई है और वो अपनी मदर की इंस्ट्रक्शंस का जवाब नहीं दे रही है. शी इज़ नॉट बॉदरिंग हर मदर. नेक्स्ट स्टैंजा where Amanda's mother is guiding her again. Now, Amanda is lost in her imagination, but Amanda's mother asks her some questions again. Let's read. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. When Amanda didn't reply, Amanda's mother asked her some questions. Did you finish your homework? Amanda's mother asked her, क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है? Did you tidy your room? Tidy means clean. क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? I thought I told you to clean your shoes. अब अमेंडा के मदर को याद आता है कि उन्होंने उसे एक और काम करने के लिए भी कहा था, to clean her shoes. Now, what about Amanda? Amanda is still lost in her imagination. She is not bothering about her mother. Why? अगर हमें एक या दो इंस्ट्रक्शंस मिलती है तो हम बहुत ध्यान से अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं.
लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स पूरा दिन हमें इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, देन वी स्टार्ट इग्नोरिंग देम बिकॉज वी फील इरिटेटेड. Now next stanza is about Amanda's reaction. What does Amanda react? Now Amanda's mother is giving her instruction, but she is not replying because she is lost in her imaginations. Now what she imagines next? I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Now, what is Amanda imagining? Amanda is imagining that she is an orphan roaming the street. अमेंडा कहती है कि मैं एक ऑफन, जैसे अनाथ बच्चे होते हैं जिन्हें कोई रोकता टोकता नहीं है क्योंकि उनके साथ उनके पेरेंट्स नहीं होते. आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट. मैं एक ऑफन हूँ और मैं मज़े से स्ट्रीट्स में घूम रही हूँ. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट. अमेंडा इज इमेजिनिंग दैट शी इज रोमिंग विद बेयर फीट. उसने पैरों में शूज़ नहीं पहने हुए हैं और वो मिट्टी पर अपने पैरों से पैटर्न्स बना रही हैं, जैसे हम शेप्स बनाते हैं नंगे पैरों से. द साइलेंस इज गोल्डन. अमेंडा इमेजिन्स कि ये जो साइलेंस है जहाँ उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ये सबसे अच्छा पीरियड है उसके टाइम. द फ्रीडम इज स्वीट एंड शी इमेजिन्स दैट फ्रीडम इज द बेस्ट थिंग इन द लाइफ. वाई? बिकॉज हर मदर कॉन्टिन्यूसली nagging her. So she imagines that she wants a silence world where she has a lot of freedom. She can do anything. Now this is the imaginary world जिसके बारे में बच्चे हर टाइम सोचते रहते हैं कि काश मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी सकूं. एक सॉन्ग याद आ रहा है मुझे. जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं. अब आपका मन करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जी लूँ, पर उसी टाइम हमारे मदर आ जाते हैं विद अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जब अमेंडा ने अपनी मदर की इंस्ट्रक्शंस का या क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर से अमेंडा की मदर की कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं. लेट्स रीड. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा. रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा. After some time, Amanda's mother observed that Amanda is eating chocolates. और chocolates जो है वो हम सबकी बहुत फेवरेट होती. Amanda, don't eat that chocolate. Remember your acne? Amanda's mother is talking about pimples, right? Amanda's mother is caring about her. But the thing Amanda don't like is she is continuously giving her instructions. Will you please look at me? नाउ दिस टाइम इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि अमेंडा इज फुली इरिटेटेड. उसकी मदर उससे इतने क्वेश्चंस पूछ चुके हैं दैट शी इज फुली इरिटेटेड एंड नाउ इन अ बैड मूड. अमेंडा इज नॉट रिप्लाइंग, सो हर मदर सेज, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? एंड दिस टाइम अमेंडाज मदर इज ऑल्सो इन एंग्री मूड. नाउ अमेंडा डजंट रिप्लाई and again thinks of an imaginary dream. I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Now, in this stanza, Amanda is again imagining herself as a princess. Rapunzel यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो कि एक फेयरी टेल की प्रिंसेस है जो एक टावर में रहती थी. आई एम रिपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर. वो अपने आप को इमेजिन करती है रिपुंजल की तरह और वो अपनी लाइफ जीती है बिना किसी केयर के, बिना किसी टेंशन के. लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. शी इमेजिन्स कि जो उसकी लाइफ है टावर में वो बिल्कुल केयर फ्री है, उसे किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं हो रही है उसे. आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. वो इमेजिन करती है कि वो कभी भी अपने लंबे बालों को टावर से नीचे की तरफ नहीं गिराएगी. क्यों? क्योंकि ये जो फेयरी टेल का कैरेक्टर है रेपुंजल, इसके बाल इतने लंबे थे कि ये उनको टावर से नीचे लटकाकर किसी को भी ऊपर बुला सकती थी. लेकिन जो हमारा कैरेक्टर है अमेंडा, वो बोलती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपनी लाइफ अकेले जीना चाहती हूँ. It should be full of silence and freedom.
Now Amanda is in a bad mood and see her mother's reaction. अमेंडा की मदर उसे कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शन दे रही है और अब अमेंडा बहुत ही बुरे मूड में और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा है. बट सी उसके मदर का क्या रिएक्शन है. स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी. अमेंडा, anyone would think that I nagged at you, Amanda. Now Amanda mother says, stop looking sad, Amanda. Sulking means sad. Now Amanda is in a bad mood. Her mother notices that. So she instructs her again not to be in a bad mood. You are always so moody. अमेंडा की मदर कहती है कि तुम बहुत ही मूडी हो, कभी बहुत परेशान हो जाती हो, कभी बहुत ही बुरे मूड में हो जाती हो. Anyone would think that I nagged at you. अमेंडा की मदर कहती हैं कि तुम इतने बैड मूड में हो तो किसी को भी लगेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया है. सो व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी इज अमेंडा को परेशान करने वाले उसके मदर ही हैं, क्योंकि वो उसे कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. शी इज़ नॉट एबल टू रियलाइज कि उनकी कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शंस की वजह से ही अमेंडा बैड मूड में है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है. शी इज़ फीलिंग लिटरली इरिटेटेड. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोम. नाउ विल रीड अबाउट द मॉरल. सो इस पूरी पोम से हमें क्या सीखने को मिलता है? येस, इट इज़ ट्रू कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर केयरिंग होते हैं, एंड दैट इज़ गुड क्योंकि हम छोटे हैं और उन्हें हमारी बहुत चिंता होती है. बट एक्सेसिव नेगिंग की वजह से हमारी जो फ्रीडम है वो कर्टेल हो जाती है, हमारी फ्रीडम हमसे छिन जाती है, विच मेक्स देम डिसओबीडियंट. जब पेरेंट्स बार बार पूरा दिन कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शंस ही देते रहते हैं तो बच्चे डिसओबीडियंट हो जाते हैं, वो उनकी बातों का जवाब देना ही छोड़ देते हैं. एंड दे फील लाइक कि उनकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो इस लाइफ से कहीं और जाना चाहते हैं, इसीलिए वो हर टाइम अपने आप को कहीं और इमेजिन करते हैं. सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस पोम इज अ चाइल्ड इज हैप्पी इफ ही और शी इज फ्री टू लिव हर लाइफ, बट इफ पेरेंट्स आर कंटिन्यूसली नैगिंग दैम, कंटिन्यूसली उनको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, हर बात पर उनको डांटते रहते हैं, सो दे बिकेम डिसओबीडियंट एंड दे स्टे अग्रेसिव ऑल द टाइम. इट इज अ लेसन फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो. दे शुड नॉट इंस्ट्रक्ट देयर चिल्ड्रन ऑल द टाइम. बच्चों को भी अपने लिए कुछ टाइम मिलना चाहिए, थोड़ी उनके पास भी फ्रीडम होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनमें भी सोचने और समझने की शक्ति होती है. They can also think of their good also. Next are poetic devices. Our first poetic device is alliteration. Alliteration means repetition of a sound or letter. किसी भी सेंटेंस में जब एक ही लेटर या उसका साउंड हमें बार बार सुनाई दे रहा है, सो दिस इज alliteration. आपने एक टंग ट्विस्टर सुना होगा. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. यस, तो इसमें क्या है, च साउंड बार बार रिपीट हो रहा है. इसी तरह स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, विच साउंड इज रिपीटेड? स. स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट अप, स्ट्रेट. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अलिट्रेशन. आई थॉट, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज. ट ट ट इज रिपीटेड. नेक्स्ट, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा. स्टॉप सल्किंग. So s sound and s sound is repeated again. तो इन तीनों लाइन्स में ही alliteration का यूज किया गया है. Now what is allusion? Allusion means a reference. Reference to something which is not related to the text. अब जो पोम हमने पढ़ी है अमेंडा, इसमें अमेंडा ने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं. काश मैं एक मर्मेड होती, काश मैं एक ऑफन होती, काश मैं एक राजकुमारी होती. सो दीज आर द रेफरेंसेस एंड दीज आर allusion. So first example is example of a mermaid, when Amanda thinks herself of a mermaid. Next example is of Rapunzel. यहाँ पर अमेंडा रेफरेंस देती है रेपुंजल का, बिकॉज शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू लिव अ केयर फ्री लाइफ लाइक रेपुंजल. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज ऑफ मेटाफर. मेटाफर आपको पहले भी करवाया है. मेटाफर मीन्स व्हेन वी कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स. हम दो चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं, बट द कंपैरिजन इज डायरेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पहले बताया है, अगर मैं आपको बोलूँ यू आर अ रेड रोज,
तो आपका डायरेक्ट कंपैरिजन है रेड रोज से। सिमिलरली अमेंडा ने अपने आप को कंपेयर किया है ऑर्फन से। वो डायरेक्ट बोलती है आई एम एन ऑर्फन, आई एम एन ऑर्फन। नेक्स्ट इज वो सी को कंपेयर करती है लैंग्विड और एमराल्ड सी से। वो सी को क्वालिटीज असाइन करती है, वो उसको कंपेयर कर रही है कि जो सी है वो काम है और बिल्कुल ग्रीन कलर का है। फ्रीडम इज स्वीट, दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट एग्जाम्पल। फ्रीडम को डायरेक्टली स्वीट बोला गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म का मतलब होता है जब पोएट पोम में कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेंडा पोम में सी के लिए एमराल्ड को यूज किया गया है। एमराल्ड एक कलर है जो रेफरेंस देता है ग्रीन कलर की। सो सी के लिए एक सिंबल यूज किया गया है एमराल्ड विच इज ऑफ ग्रीन कलर। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स रेपिटिशन ऑफ सम वर्ड्स इन द कंसेक्यूटिव लाइन्स। लगातार अगर किसी पूरे के पूरे वर्ड को रिपीट किया जा रहा है और पूरी पोम में बार बार जब उसकी मदर उनको इंस्ट्रक्शन दे रही है तो वर्ड आ रहा है अमेंडा। जब भी अमेंडा की मदर उनको इंस्ट्रक्शन दे रही है या फिर उससे क्वेश्चन पूछ रही है तो बार बार अमेंडा का नाम आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एनाफोरा। नेक्स्ट हम करेंगे राइम स्कीम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास। नाउ राइम स्कीम इज अ पैटर्न ऑफ साउंड्स। आपको राइम स्कीम बनाते टाइम साउंड्स का ध्यान रखना है। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द होल पोम। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। अब राइम स्कीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट वर्ड्स को लिख लिया है। ये फर्स्ट स्टैंजा के सारे लास्ट वर्ड्स हैं। तो आप भी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे लास्ट वर्ड्स को एक जगह सिमेट्री में लिख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो वर्ड है उसका साउंड कहाँ ख़त्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमेंडा, आ की आवाज़ आ रही है, अमेंडा में आ की आवाज़ आ रही है लास्ट में। सो फर्स्ट साउंड आ है और उसको हमने अल्फ़ाबेट दे दिया ए, राइट। नेक्स्ट अमेंडा, फिर से आ की आवाज़ आ रही है तो उसको भी हमने ए अल्फ़ाबेट दे दिया। स्ट्रेट ट की आवाज़ आ रही है तो ये इस फैमिली में नहीं आएगा। अमेंडा, फिर से आ की आवाज़ आ रही है तो इसको भी हमने अल्फ़ाबेट दे दिया ए। तो अब ए अल्फ़ाबेट की एक फैमिली बन गई है, ये और लास्ट वाला। अब वर्ड रह गया है स्ट्रेट, ट, ट साउंड। अब ट साउंड और किसी भी वर्ड में हमें सुनाई नहीं दे रहा है तो हमने इसको अल्फ़ाबेट दे दिया बी, ये अलग फैमिली है। नेक्स्ट सी, ई की आवाज़ आ रही है हमें एंड में, सी ई साउंड। मी, ब्लिसफुली, ई। हमें लेटर्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें साउंड की तरफ ध्यान देना है और इन तीनों वर्ड्स में ई साउंड हम सुन सकते हैं। सो हमने इनको नेक्स्ट अल्फ़ाबेट दे दिया सी और ये तीनों एक ही फैमिली में आ गए। सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। और हम राइम स्कीम को एक साथ लिखेंगे ए बी ए ट्रिपल सी। तो होप आपको राइम स्कीम समझ आ गई होगी। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ नेक्स्ट स्टैंजा। यहाँ पर भी आपको साउंड्स की तरफ ध्यान रखना है। जहाँ पर सेम साउंड है उनको एक अल्फ़ाबेट दे देना है, फिर नेक्स्ट साउंड को नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। इसी तरह स्टैंजा 3 और 4 की राइम स्कीम आपके सामने है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे खुद से। So this is the end of the poem. Thank you for watching this video. For more videos, subscribe to my channel and please press the bell icon. Thank you. Bye bye. See you next time.